थैंक यू सो मच। वी आर अंकुर एंड तरु गुप्ता और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे मणिपाल रेड्डी और रेणुका रेड्डी हमारे अपलाइन ईडीसीज हैं, क्योंकि वो भी डांस नहीं करते और मैं भी डांस नहीं करता हूँ। क्या मैं किसी के लिए होप हूँ यहाँ पे? अरे वाह, ऑसम। होप फॉर ऑल, थैंक यू। आप में से कितने लोगों को कुछ ऐसा लगा आज कि हमने कुछ सुना जो हम अपने बिजनेस में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट कर सकते हैं? और हर फंक्शन हमारे बिजनेस को, हमारे माइंडसेट को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। तरु और मैं, हम लोग इस बिजनेस में अब 18 साल से हैं, 18 गुड लॉन्ग ईयर्स, और ऐसा लगता है कि हमने अभी कल ही ये बिजनेस शुरू किया था। बाय बैकग्राउंड मैं सॉफ्टवेयर में काम करता था। मैं ओरिजिनली इंदौर से हूँ और मैंने अपना इंजीनियरिंग किया, उसके बाद बैंगलोर चला गया और जॉब करना शुरू किया जैसे बाकी सब लोग जॉब करते हैं। आप में से कितने लोग इंजीनियर्स हैं यहाँ पे? कोई इंजीनियर्स हैं? ओके। कुछ लोग गवर्नमेंट सर्विस में, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। कोई टीचर्स हैं? टीचर्स, ठीक है। कोई स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट्स, ठीक है, वेरी नाइस। तो ये प्रूव करता है कि हमारा बिजनेस सब लोग कर सकते हैं। हर प्रोफेशन, हर एज, हर बैकग्राउंड, सब तरह के लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं और ये इस बिजनेस का प्रॉमिस है। और जब मैंने ये पहली बार देखा था, मुझे समझ में आया कि इट्स अ पीपल्स बिजनेस। यानी कि हम कहते हैं कि चाहे आप जेल से हैं, चाहे आप येल से हैं, आप डायमंड जा सकते हैं। इसका मतलब है कि यू हैव टू मेक द डिसीजन टू बिल्ड अ मैसिव बिजनेस। वो आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरी सिंगल पर्सन ओवर हियर। और जिस इंडस्ट्री में हम हैं, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री से कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ये फंक्शन अटेंड नहीं किया है। आप लोग अब एक बार शोर मचा के दिखा सकते हैं थोड़ा सा, जो मुझे समझ में आए कौन कौन है? वाओ वाओ, आपको याद है शुरू में कितना हुआ था जब मैंने पूछा था? एग्जैक्टली क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है कि हर अलग अलग तरह के लोग हैं और ये सारे जो लोग बात कर रहे हैं बनावटी बात नहीं कर रहे हैं, ये सब अपने दिल से बात कर रहे हैं। इनमें से किसी को भी अपनी टॉक को रटना नहीं पड़ा और बहुत प्रिपेयर नहीं करना पड़ा। हाँ, एक ट्रेन ऑफ थॉट सोचना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली जो ये कर रहे हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और तरु और मैं, हम भी यही करने वाले हैं रियली। तो ये जो इंडस्ट्री है हमारी ना, जिसमें हम बिजनेस रन कर रहे हैं, ये बहुत ही यूनिक इंडस्ट्री है। इसलिए यूनिक है क्योंकि मेरे जैसे लोग बिजनेस ओनर बनना चाहते थे। जब मैंने जॉब करना शुरू किया था तो मुझे इनफैक्ट लगता था कि मैं ऑलरेडी आई हैव अराइव्ड, अभी तो लाइफ सेट है। क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग में होते हैं तो आपका सपना होता है कि मैं दुनिया की बेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी, अपनी फील्ड की कंपनी ज्वाइन कर लूँ और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन जब मैंने जॉब करना शुरू किया तो मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हुआ, मैंने देखना शुरू किया कि जो आदमी 5 साल से जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहा है, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। जो 10 साल से वही कर रहा है, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। जो 15 साल से कर रहा है, वो भी इंतजार कर रहा है कि कब मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँ, क्या मैं कर लूँ जिससे मुझे ये ना करना पड़े जो मैं रोज़ कर रहा हूँ। और जब मैंने ये देखा तो मेरा लॉजिक कहता है, मेरा दिमाग बोलता है कि कुछ गड़बड़ है। अगर ये लोग 15 साल बाद भी यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं और मैं यहाँ अंदर जाना चाह रहा हूँ, या तो ये कुछ गलत कर रहे हैं या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और मैंने ढूंढना शुरू किया कि क्या ऐसा किया जाए जिससे कि एक और ऑप्शन क्रिएट हो सके। लेकिन हमारे वर्ल्ड में, हमारे यूनिवर्स में जिसमें हम रहते हैं ना, उसमें बिजनेस ओनरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्राइस है और वो प्राइस पैसे में पे होता है। मतलब कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कितना कैपिटल लगा सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या बिजनेस कर सकते हैं और क्या बिजनेस नहीं कर सकते हैं। और मेरे पास पैसे नहीं थे, आई डिडंट हैव एनी मनी टू स्टार्ट विद। इसलिए मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे जैसे लोग क्या कर पाएंगे। पर मैं बहुत फॉर्चुनेट था क्योंकि मेरा एक कलीग था और उसने मुझे एक दिन कॉल करके कहा कि अंकुर, कुछ लोग जो हमारी तरह के इंजीनियर्स हैं, वो अपने जॉब के साथ साथ अपना वेंचर रन कर पा रहे हैं, एंड विल यू बी इंटरेस्टेड? चूँकि मुझे जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, चूँकि मुझे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड। और उसने मुझे किसी से मिलवाया जो कॉर्नेल से ग्रेजुएट हुए थे, जो HP में जॉब करते थे उस टाइम पे, दीपक चौधरी, जो मेरे स्पॉन्सर बने बाद में। और उनको देखकर और जिनके साथ वो काम कर रहे थे उनको देखकर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अगर ये लोग कुछ कर सकते हैं, Why can't I do it? मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? And that is how I entered this business. तो मुझे पता नहीं था जब मैं बिजनेस शुरू किया था कि मैं इसे कितना बड़ा कर पाऊंगा या हम कहाँ पहुँच पाएंगे इस बिजनेस में। लेकिन I could clearly see कि इस बिजनेस में कुछ है जो डिफरेंट है, कुछ है जो अलग है, और इसलिए मैं इससे अट्रैक्ट हुआ। जब मैंने सुनना शुरू किया लोगों को स्टेज से, तो शुरू में मैं स्केप्टिकल था
डाउटफुल था, पर धीरे धीरे मेरा गार्ड नीचे होता चला गया, मेरा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कम होता चला गया, और मुझे समझ में आया कि ये लोग भी हमारी तरह के लोग हैं, और अगर इतने सारे लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं तो ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं हो सकता है। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तरू और मेरी हमारी शादी हो गई 2 साल बाद। 2 साल मैंने बिजनेस एज सिंगल किया, एज अ बैचलर, और फिर हम दोनों ने साथ में बिजनेस करना शुरू कर दिया। तरू ने शादी के बाद अपना जॉब छोड़ दिया बिकॉज इट डिडंट मेक सेंस कि 12 घंटे वो जॉब भी करे और फैमिली भी रन करे, और हमने उसके बाद फिर 3 साल और ये बिजनेस साथ में किया, और 5 साल बिजनेस शुरू करने के बाद हम दोनों की जो इस बिजनेस से इनकम थी वो हमारी सैलरी से ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हम दोनों ने अपने जॉब्स छोड़ दिए, और पिछले ऑलमोस्ट 13-14 साल से बोथ ऑफ अस डोंट वर्क, और हमारे जॉब्स कोई लो पेइंग नहीं थे, हमारे जॉब्स बहुत वेल पेइंग जॉब्स थे, हम बहुत क्वालिफाइड अपने प्रोफेशन में थे, और इस बिजनेस का जो प्रॉमिस था वो फुलफिल होता हुआ हमें दिख रहा था। दैट इज़ वाई वी कुड वॉक आउट ऑफ आवर जॉब्स, और हमारे थ्रू इतने सारे लोग हैं जो हमारी तरह के हैं, जो अपने जॉब्स के साथ एक ऑप्शन क्रिएट कर पाएँ, इसकी हमें बहुत खुशी है। तो अगर आप आज यहाँ पर बैठे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं, अपने जॉब में बहुत सक्सेसफुल हैं, और आप सोच रहे हैं कि कोई और ऑप्शन मुझे क्रिएट करना है जिससे मैं एक दिन अपने फेट का मालिक खुद बन सकूं, अपनी किस्मत का मालिक खुद बन सकूं, देन दिस कुड बी अ पोटेंशियल ऑप्शन फॉर यू। क्या ये बिजनेस आपके लिए है? आई डोंट नो, मैं नहीं बता सकता, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन हमारा गोल आज ये है कि हम आपको ये बता सकें कि हम क्या सोचते हैं, हाउ डू वी थिंक अबाउट दिस बिजनेस, कैसे हमने एक इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया है, और एक्चुअली ये एम्पायर कुछ भी नहीं है कंपेयर टू जहां हम इस बिजनेस को एक्चुअली लेकर जा सकते हैं। हमारा ये मानना है पर्सनली कि ये जो बिजनेस है ना, ये एक एसेट है। एसेट का मतलब है ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी वेल्थ है जो कि हम अपने बच्चों को और उनके बच्चों को भी देना चाहते हैं, यानी कि हम इसे लेगेसी की तरह पास ऑन करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उसे एसेट की तरह बिल्ड करना है तो हमें कुछ अलग तरह से सोचना पड़ेगा, और उसमें से कुछ चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। हम इस पर भी बात करना चाहते हैं आपसे कि ये बिजनेस मॉडल ही क्यों हम कुछ और नहीं कर लेते, क्यों किसी और तरह के बिजनेस मॉडल में इन्वॉल्व नहीं हो जाते, और हम प्राइमरीली आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप आज यहाँ पर आए हैं और अगर आप अभी भी इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या ये मेरे लिए सही मॉडल है या नहीं है, इज दिस अ गुड फिट फॉर मी और नॉट, क्या ये वो मुझे दे सकता है जो मुझे चाहिए, या मुझे नहीं दे सकता है जो जिसके बारे में अभी तक मैं सोचता आ रहा हूँ। तो होपफुली आप ये डिसीजन आज ले पाएंगे इस रूम से निकलने से पहले। तो मैं पहले तरू को इनवाइट करना चाहता हूँ उसमें से कुछ चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, और उसके बाद मैं आके आपसे बात करूँगा कि अगर हमें इस एसेट को बिल्ड करना है तो हमें क्या माइंडसेट चाहिए, और कैसे हम एक मैसिव ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, उसका जो आउटपुट रिजल्ट है वो ओवर द इयर्स आता रहे और आता रहे। सो प्लीज गिव अ बिग हैंड एंड हेल्प मी वेलकम तरू। थैंक यू। आप लोग सच में आज सोच के मुझे लग रहा था कि इतना अच्छा लाइनअप ऑफ स्पीकर्स आपको मिला है, तो आई होप आपने अपने लिए बहुत अच्छे आज डिसीजंस लिए होंगे, बहुत अपने दिमाग को क्लियर किया होगा कि जो भी चीज़ें आपको बिजनेस के लिए, बिजनेस में आगे बढ़ने से रोक रही थी, शायद उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आप इसी ऑडिटोरियम में छोड़ के चले जाएंगे। आप में से कितनी लेडीज़ हैं जो हाउसवाइफ्स हैं या होम मेकर्स हैं? हाथ उठाएंगे। आवाज़ भी सुनाई देगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आज के बाद अगर आपको पूछे आप में से कोई कितने हाउसवाइफ्स हैं और होम मेकर्स हैं, आप बिल्कुल आवाज़ मत करिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप सोचें कि आप एक बिजनेस वुमन हैं, एक बिजनेस ओनर हैं, क्योंकि कोई हमें हमारे बारे में क्या सोचता है वो इतना मैटर नहीं करता, जितना मैटर करता है कि मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ। देखिए, हम चाहे कितना भी बड़ा प्रोफेशन ले लें, कितनी भी बड़ी डिग्री ले लें, हम अपने बच्चे, अपना घर, अपनी फैमिली कभी निगलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये तो डिफ़ॉल्ट है कि हम होम मेकर्स, मदर, वाइफ, डॉटर इन लॉ तो रहने ही वाले हैं। लेकिन जैसे ही हम ये सोचते हैं कि मैं एक बिजनेस वुमन हूँ, मेरा खुद को देखने का नज़रिया बदल जाता है। मुझे समझ में आता है कि मेरा पोटेंशियल और भी है, और ये बिज़नेस वो अपॉर्चुनिटी है जहाँ मेरा पोटेंशियल निकल के आ सकता है। तो एवरीडे लाइफ में मैं जो डिसीजंस लूँगी, अगर मैं अपने दिमाग में अपना टाइटल बदल दूँ ना, मुझे उसमें भी बहुत पावर लगती है। आप अग्री करते हैं? तो अपने दिमाग में अपना टाइटल बदल लीजिए। हमारा बिजनेस बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आप एक रियल वर्ल्ड में बिजनेस कर रहे होते तो बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लेना बहुत महंगा है ना। लेकिन हमारे बिजनेस में वो सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिल जाते हैं जिसमें आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है।
मैं आपको कुछ सिंपल चीज़ें बताती हूँ। कोई भी अगर एक ट्रेडिशनल कोई भी एंटरप्रेन्योर है, कोई भी बिजनेस ओनर है, उसको ये बात एक्सपीरियंस से, और काफ़ी एक्सपीरियंस मतलब महंगा होता है रियल बिजनेस वर्ल्ड में, से समझ में आता है कि रिजेक्शंस क्या होते हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। हमारे बच्चों को पिज़्ज़ा खाना है, मैंने डोमिनोज चूज़ किया तो मैंने पिज़्ज़ा हट को रिजेक्ट किया। हमें टिकट बुक करनी है, मैंने इंडिगो में बुक की तो मैंने जेट एयरवेज को रिजेक्ट किया। आपके स्कूल यहाँ रायपुर में बच्चों को स्कूल में पढ़ना है, आपने भवंस चूज़ किया तो शायद डीपीएस को रिजेक्ट किया। आपने कार खरीदनी है, आपने मर्सिडीज पसंद की तो आपने बीएमडब्ल्यू को रिजेक्ट किया। तो ये बात, एक हमारा होटल रूम ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने बुक किया, हायत ने बुक किया तो बाकी होटल्स को रिजेक्ट किया। ये बात एक ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर अच्छे से समझता है और उसको वो रिजेक्शन कहता ही नहीं है। उसके हिसाब से इट इज़ नंबर्स गेम, आज उनका कल मेरा, है ना। तो लेकिन ये एक्सपीरियंस हमें हमारे बिजनेस में कैसे आता है? बहुत सिंपल, जब हम बिजनेस शुरू करते ही हैं तो हमें, जब हम नए लोगों से मिलना शुरू करते हैं, जब हम क्लाइंट्स बनाना चाहते हैं या हम बिजनेस पार्टनर्स ढूंढना चाहते हैं, हम 25 लोगों से बात करते हैं तो 5 कन्वर्ट होते हैं। ये बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत महंगी समझ आपको सिर्फ एक्सपीरियंस से आ जाती है कि उस 20 ने जो आपके साथ कन्वर्ट नहीं हुए वो रिजेक्शन नहीं है, इट इज़ हाउ नॉर्मल बिजनेस वर्ल्ड वर्क्स। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है ऑफ बिजनेस ओनरशिप, जो इस बिजनेस में बिना सिर्फ मेहनत से, बिना किसी खर्चे के हमें आ जाता है। हमारे बिजनेस में सपोर्ट सिस्टम इतना बढ़िया है, मतलब आप सीडी सुनते हैं, आप एसोसिएशन में आते हैं, आप देखते हैं कि हमसे आगे जो लोग गए हैं उन्होंने भी सेम चीज़ फेस की है, तो डरने का क्या है? अगर आप रियल बिजनेस वर्ल्ड में होते हैं ना, आपको ये एक्सपीरियंस ऐसे नहीं मिलता। मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। हमारी एक टीम में एक लड़की है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, उसको वो पेंटिंग्स बनाती है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनाती है। तो बहुत टाइम तक वो स्ट्रगल कर रही थी कि अपने पेंटिंग प्रोफेशन को फाइनेंशियली सक्सेसफुल कैसे बनाए। ग्रेट आर्टिस्ट है, लेकिन ग्रेट आर्टिस्ट का प्रोफेशन वायबल कैसे हो, कैसे वो सक्सेसफुल हो, वो उसे नहीं पता था। जब उसने जो स्किल्स उसने अपने बिजनेस में सीखे कि कॉन्टैक्ट्स बनाने होते हैं, कॉल्स करने होते हैं, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, अपने वर्क को प्रेजेंट करना होता है, क्लोजर करना होता है, वो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस ने उसको उसके मेन प्रोफेशन में सक्सेसफुल बनाया, वो ही इस बिजनेस में उसे सक्सेसफुल बना रहा है। तो ये आप इतनी इंपॉर्टेंट स्किल बिजनेस में सिर्फ इस एनवायरनमेंट में रह के सीख सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। हमारा 13 साल का बेटा है, पियानो सीखता है, तो बहुत अच्छे लेवल पे वो सीख रहा है, तो बहुत एक पर्सनल कोचिंग, पर्सनल लेसन्स के लिए जाता है, वेरी एक्सपेंसिव क्लास। लेकिन वो क्लास इनफ नहीं है, तो एक दिन वो उसे कॉन्सर्ट, उसके जो नई कोच हैं वो उसको कॉन्सर्ट्स का एक्सपोजर दे रही हैं। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कॉन्सर्ट्स का एक्सपोजर कम्स एट अ वेरी हाई कॉस्ट, कम्स एट अ कॉस्ट, फ्री में नहीं आता है। तो मेरा बेटा एक दिन बोलता है, वो उसके कॉन्सर्ट को देखने मैं गई थी, तो वो बोलता है कि घर में पियानो बजाना, मैम के स्टूडियो में बजाना और कॉन्सर्ट में बजाना इज़ टोटली डिफरेंट। अब आप उसको, तो जब भी वो एक कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करता है, इट कम्स एट अ कॉस्ट। आप अपने बिजनेस में कंपेयर करके देखिए, जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, आप अपने अपलाइन के सामने देखिए, एक बहुत बड़ी आर्ट है, एक बहुत बड़ी स्किल है जिसको लाइफ स्किल बोलते हैं बिजनेस के वर्ल्ड में, प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीकिंग। वो आप कहाँ से सीख जाते हैं पता ही नहीं चलता। पहले आप अपलाइन के साथ जाते हैं, अपलाइन देख रहा होता है, आप किसी को 1-on-1 में कुछ समझा रहे होते हैं, चाहे प्लान चाहे प्रोडक्ट्स। फिर आप एक लेवल आता है कि आप पेस मीटिंग में खड़े होकर 30-40 लोगों के सामने बात करते हैं, 2 लोगों के सामने, फिर 30-40 लोगों के सामने। फिर आपका लेवल बढ़ता है, आप ओपन मीटिंग के लेवल पे बात करते हैं, फिर एक दिन आप बड़े कॉन्फ्रेंस में बात करने लगते हैं। आपने इसमें कुछ भी खर्चा किया? हम छोटे से बच्चे की छोटी सी कॉन्सर्ट के लिए कितना खर्चा कर रहे हैं आपको पता नहीं है। तो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल बिजनेस का एक्सपीरियंस आपको इतना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है। आई एम श्योर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब हमारे पेस में, लेटर से पेस एक घर के लेवल की एक छोटी मीटिंग है, तो उसमें अगर आप देखिए, जो भी फर्स्ट टाइमर आता है अंदर से बिल्कुल कांप रहा होता है, पसीने छूट रहे होते हैं, जिसको पहली बार बात करनी होती है। लेकिन जैसे वो स्टेज पे जाके बोलता है कि मैं आज यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या होता है? जम के तालियां बजती हैं ना, और सडनली वो इस एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाता है, फैमिली बन जाता है, तो वो डर चला जाता है। ऐसा आप सोच के देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे होते, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस, आपको ये एक्सपीरियंस, ये प्रैक्टिस का चांस मिलता
नहीं, प्रैक्टिस, मिस्टेक्स करने का कोई चांस नहीं मिलता। हमारे बिजनेस में है बड़े गोल्स। आपको पता है कि गोल सेट करना, अपने टाइम को मैनेज करना और दिन को ऑर्गेनाइज करना, ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं टू बी सक्सेसफुल। अगर आप अपने किसी भी कन्वेंशनल बिजनेस में हम ये ना करें, बहुत महंगा पड़ेगा। छोटे बच्चे हैं, उनको कौन डिसिप्लिन करता है? स्कूल। समर वेकेशन में क्या होता है? ना सोने का टाइम, ना उठने का टाइम, ना नहाने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना पढ़ने का टाइम, कोई टाइम नहीं होता। लेकिन जैसे ही स्कूल इज लाइक अ बॉस इन चिल्ड्रंस लाइफ। हमारे केस में जब हम अपने खुद के बिजनेस में हैं, वो बॉस तो हमको खुद ही बनना पड़ेगा, है ना? तो मतलब कैसे? अगर हमारा एक क्लियर गोल है और हम उस पर फोकस्ड हैं और हमें अपने टाइम में वैल्यू दिखने लगेगी, हमारा दिन अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाएगा। हमारा बिजनेस है जिसमें आप कोई भी, अगर नॉर्मल बिजनेस होता है, कन्वेंशनल बिजनेस होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है पैसे का। हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है टाइम और एफर्ट का। तो दो चीज़ें आपको समझनी चाहिए, टाइम बजटिंग कैसे करूं, मनी बजटिंग कैसे करूं। मैं आपको टाइम बजटिंग का एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मनी बजटिंग में मैं बाद में बात करूँगी। अगर आप सुबह से कुछ दिन, मैं कहती हूँ 21 दिन, जितने भी दिन आप करना चाहते हैं, 2-2 घंटे के स्लॉट में, जब से आप सो के उठते हैं तब से हर 2 घंटे में आप एक डायरी में लिखना शुरू करिए कि आपने लास्ट 2 घंटे में क्या किया। आपको एट द एंड ऑफ 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, जितना टाइम लगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने फ्यूचर के लिए टाइम कहाँ से निकालना है। टाइम तो निकालना पड़ेगा। एक और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल बताती हूँ। हम सबके अंदर एक विनर भी है और एक फियर भी है। कौन जीतना चाहिए हर दिन, वो हमें ही चूज करना पड़ता है। तो रियल वर्ल्ड में हमें अगर अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, बहुत एक्सपेंसिव है। अगर हम रियल बिजनेस वर्ल्ड में हैं और हमें अपनी पर्सनालिटी पे करना है, बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज में जाके हमको ये हिम्मत आती है, फियर्स कैसे ओवरकम करने हैं, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, ड्रेसअप कैसे होना है, बेटर कैसे बनना है। अपने बिजनेस में ऑटोमेटिक आ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। जैसे रिजेक्शन फेस करने की मैंने बात की, एक और बहुत एक हर बिजनेस ओनर का एक लाइफ साइकिल है, हैंडलिंग नेगेटिव फ्रॉम फैमिली। उस लाइफ साइकिल के 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले, जब आप बिजनेस शुरू करते हो, ऑपोजिशन मिलता है। उसके बाद अगर आप टिके रहते हो, लगे रहते हो, काम करते रहते हो, तो आप सक्सेसफुल हो जाते हो। तीसरा, सक्सेसफुल होते हो तो रिस्पेक्ट मिलती है। आप में से कितने लोगों ने लव मैरिज की है? हाथ खड़ा करेंगे। लव मैरिज का प्रोसेस एग्जैक्टली ऐसा ही है। आप पहले डिसाइड कर लेते हो, ऑपोजिशन मिलता है, ऑपोजिशन के बाद भी आप टिके रहते हो तो उसके बाद सक्सेसफुल हो जाते हो, बाद में सब रिस्पेक्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइकिल दोनों में सेम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने बीच में छोड़ दिया, इफ़ यू क्विट, इफ़ यू लेट द फियर ओवरकम, अगर फियर हावी हो गया और विनर पीछे छूट गया, आपको पता है सारी दुनिया आपको ज़िंदगी भर क्या बताएगी? मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने तो आपको पहले ही बताया था, है ना? तो वो करना नहीं है, बीच में छोड़ना नहीं है। एक और, आप अपने अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप उस पर्सन को देखिए अपनी फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, नोन सर्कल में, ऐसे एक पर्सन को देखिए जो बहुत रिच हो, सक्सेसफुल हो, अच्छी हेल्थ हो, अच्छी रिलेशनशिप्स हो, अच्छी फैमिली हो। फिर अपने आप से कुछ सवाल पूछिए कि क्या मैं वो कर सकता हूँ जो ये करते हैं? क्या मेरे पास वो नॉलेज, वो स्किल सेट, वो इन्वेस्टमेंट है? क्या अगर मैं इनके पास जाऊँ तो ये मुझे सिखाएंगे, मेरे मेंटर बनेंगे? और अगर ये मेरे मेंटर बन भी गए तो क्या ये श्योर है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी? आप ये क्वेश्चन पूछिए अपने आप से। मैंने इस बिजनेस में क्या देखा? लाइफ बदल गई, क्योंकि मेंटर्स बदल गए और फ्रेंड्स बदल गए, एसोसिएशन बदल गई। जब मैंने अपने अपलाइंस मणिपाल और रेणुका रेड्डी से मैं मिली फर्स्ट टाइम, वो ऑलरेडी डायमंड्स थे। जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि ये, आप किसी को देख के ये कह सकते हो कि इनके जैसी लाइफ मुझे चाहिए। जब मैंने मणिपाल रेणुका रेड्डी को देखा, मुझे हर एस्पेक्ट में देख के लगा मुझे इनके जैसी लाइफ चाहिए। हमारे बिजनेस में ये पॉसिबिलिटी थी कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और हमने वो हाथ कभी छोड़ा नहीं, है ना? आप सोच के देखिए, आपके अपलाइन में, कहीं ना कहीं इस बिजनेस के अलावा क्या आपके पास वो ऑप्शन है? बहुत बार हमारे फ्रेंड्स का भी पुराने फ्रेंड्स का सेम साइकिल होता है जो मैंने अभी आपको फैमिली का बताया। ऑपोजिशन,
इफ़ यू परसिस्ट, अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो ही रिस्पेक्ट मिलती है। और बहुत बार हमें फ्रेंड्स इसलिए बदलने पड़ते हैं क्योंकि उनका वैल्यू सिस्टम और हमारा मैच होना शुरू हो जाता है। हमको लगता है कि हम लाइफ में कुछ बड़ा करें और शायद वो वहीं रह जाते हैं, तो नए तो बनाने पड़ते हैं। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको किसका हाथ पकड़ना है। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि मैं आपको सिखाना क्या चाहती हूँ। मेरी एक डाउनलाइन एक दिन घर आई, वो एक प्ले स्कूल की ओनर है। उसने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया और उसने अपने प्ले स्कूल की जो फ्रेंचाइज थी उसने 2 ओपन कर ली। तो वो बहुत परेशान थी। वो बोलती है कि जिस सेंटर पे मैं बैठती हूँ उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, पेरेंट्स बहुत खुश हैं, सब कुछ बहुत स्मूथ चलता है, और जहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेटर या किसी को अपॉइंट किया है वहाँ से मुझे कंप्लेंट्स आती हैं। वो बिज़नेस मुझे बहुत हेडेक होता जा रहा है। तो अगर उसका ड्रीम बहुत बड़ा है कि वो अपने उस कन्वेंशनल बिजनेस को, स्कूल के बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है, तो वो स्केलेबल नहीं है, वो डुप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर उसे बहुत सारी फ्रेंचाइजेस चाहिए तो बहुत सारा पैसा लगेगा और बहुत सारा हेडेक आएगा। आप अपने बिजनेस को, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग को इवैल्यूएट करके देखिए। अगर जब मैं शुरू हुई थी, मैं ज़ीरो थी, मुझे कुछ भी करना नहीं आता था। 300-500 मैंने करना सीखा, हज़ारों को सिखाया। क्या उसमें कोई लिमिट है कि मैं कितनों को सिखा सकती हूँ? तो क्या हमारा बिजनेस स्केलेबल, डुप्लीकेबल है? एब्सोल्युटली। तो इसीलिए इनकम पे कोई लिमिट नहीं है। कोई भी बड़ा बिजनेस अगर करना है, लीडरशिप स्किल्स तो चाहिए। लीडरशिप स्किल्स हमारे बिजनेस में, हम गुड स्टूडेंट से गुड लीडर, गुड टीचर कब बन गए पता ही नहीं चला। सीखते रहे, करते रहे, बेटर करते रहे और एक दिन अच्छे लीडर बन गए, तो पता ही नहीं चलता। लेकिन नॉर्मल बिजनेस वर्ल्ड में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, अनलेस आप मतलब धीरे धीरे, जस्ट बिकॉज हम इस सिस्टम में हैं, इस एनवायरनमेंट में हैं, एक मेंटरशिप में हैं, तो हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल और इमोशनल, चारों पिलर्स कितने स्ट्रांग होते जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये सब आपके साथ हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ओवर द ईयर्स, आप शुरू में जब आप शुरू करते हो आप इमेजिन नहीं करते कि आप ऐसे हो जाओगे। मैंने आप बहुत बार पहले भी शेयर करा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ऑडियंस के सामने कभी भी बात कर पाऊंगी, है ना। एक और, इस बिजनेस में आके मैंने सीखा वेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, पैसा आने से पहले पैसा संभालना भी आना चाहिए। वेल्थ और इनकम में बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर कोई पर्सन 1 लाख रुपए महीना कमाता है और 1 लाख रुपए महीना खर्च कर देता है, उसको पता है क्या बोलते हैं? ब्रोक। लेकिन अगर कोई 1 लाख रुपए महीना कमाता है, उसके कुछ परसेंटेज में अपना घर चलाता है, कुछ सेव करता है, कुछ इन्वेस्ट करता है, कुछ गिव अवे करता है, वो करता है वेल्थ क्रिएशन। अगर इस बिजनेस में नहीं आते तो बहुत सारे वेल्थ क्रिएशन के कॉन्सेप्ट हम नहीं समझ सकते थे। हमने तो बिजनेस में आके शुरू से ही सीखा कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई भी चीज़ बियॉन्ड बजट कभी खरीदनी नहीं है। क्रेडिट कार्ड पे खर्चा करने का मतलब है कि जो मनी आपका नहीं है वो आपने स्पेंड कर दिया। तो बड़ी वेल्थ क्रिएट करने से पहले किसी ने हमें वो फाइनेंशियल विजडम सिखाई। नहीं तो आप बहुत लोगों को देखोगे इनकम कमाते हैं पर वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाते, है ना। और अगर आपको वेल्थ बिल्ड करनी है, ये बिजनेस एक बहुत बड़ा असेट है। सेविंग से कोई वेल्दी नहीं होता, मेकिंग से वेल्दी होता है। तो हमने सीखा कि आप एटलीस्ट प्लैटिनम तक या एक सर्टेन लेवल तक आप बिजनेस में जो भी कमाते हो, इट शुड गो बैक टू योर बिजनेस। वो हमारी लग्जरीज या हमारा लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए नहीं है ना। तो इतनी अच्छी चीज़ें हमने ये पता है, ये लेसन्स फ्री में नहीं आते हैं, बट इस बिजनेस के पैकेज में है। और एक चीज़, बड़ा ड्रीम करना। मैं जब इस बिजनेस में आई थी, मुझे लगता था 2 प्रोफेशनल इनकम्स, 2 जॉब्स, लाइफ इज सेट, उसके आगे क्या चाहिए। तो बिग ड्रीम था ही नहीं। इस एसोसिएशन में आके, और मोर सो एसोसिएशन में तो ड्रीम्स किसी किसी के बिग होते हैं, पर उनको ये नहीं समझ में आता कि वो अचीव करने का व्हीकल क्या है। तो इस बिजनेस में वो हमको व्हीकल मिला कि, और ये पहली बार समझ में आया कि गुड लाइफ और ग्रेट लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं आप में से जो लोग, जिनकी ऑलरेडी आप ब्लेस्ड हैं कि आपकी एक गुड लाइफ है, वो गुड लाइफ आपकी लाइफ का पनिशमेंट नहीं बननी चाहिए, क्योंकि एक ग्रेट लाइफ, उससे भी बेटर एक लाइफ पॉसिबल है। आप हमारी बात क्यों सुन रहे हैं? मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहती हूँ। आप आज रात को घर जाके, हेजिटेट मत करिएगा, आप घर जाके हस्बैंड वाइफ एक पेपर पे अपना एक आइडियल, मतलब परफेक्ट दिन और परफेक्ट लाइफ का डिस्क्रिप्शन लिखिए।
आप ये मान के लिखिए कि जो भी आप लिख रहे हैं वो सच हो जाएगा। तो कंजूसी मत करिए, छोटा लिखेंगे तो छोटा ही सच होगा, बड़ा लिखेंगे तो बड़ा सच होगा। ठीक है, आप ये करके देखिए, आपको पता चलेगा जब आप लिखोगे ना, आप कुछ उसमें से की एस्पेक्ट्स कवर होंगे। अबंडेंस ऑफ वेल्थ दिखाएगा, मतलब कहीं चाहे मैं लिखूं चाहे आप लिखें, सबका डिस्क्रिप्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें दिखेगा कि लग्जरीज हैं, अच्छा घर है, अच्छी कार है, बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, वेकेशन अच्छी जगह है, लाइफ के कंफर्ट्स हैं, आपके घर में स्टाफ है आपका केयर करने के लिए। अबंडेंस ऑफ वेल्थ दिखेगा किसी ना किसी फॉर्म में। नंबर 2, पीस ऑफ माइंड, कहीं ना कहीं आपके डिस्क्रिप्शन में आएगा कि टेंशन नहीं चाहिए। तीसरा, टाइम आपके लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, पेरेंट्स के लिए। चौथा, कहीं ना कहीं हेल्थ आएगी, है ना। पांचवा, सराउंडेड बाय गुड फ्रेंड्स आएगा कि आपको अपने चारों ओर कैसे लोग चाहिए। और छठा, एक ऐसी लाइफ जिसमें एक पर्पस हो, जहाँ पे आपको जाने और अनजाने सभी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हो। आप लिख के देखिए, लेकिन ये एक्सरसाइज आप लिख के देखिए और एक चीज़ करके देखिए, अगर आपने ये डिस्क्रिप्शन लिखा और आपको लगता है कि आपका करंट प्रोफेशन ये आपको दे सकता है, तो आप अपने करंट प्रोफेशन में लगे रहिए। लेकिन इनमें से कोई भी अगर एक पिलर मिसिंग है, ज़्यादातर हम सबकी में, एक से नहीं बहुत सारे मिसिंग थे, है ना, आपके में अगर मिसिंग है तो आप देखिए कि ये पूरा जो भी मैंने आपको बताया और मच मोर इस बिजनेस से पॉसिबल है। तो मैंने जो आपसे बात की है ना, मैंने 8 प्राइसलेस असेट्स जो आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दे सकता है, मैंने उसके बारे में बात की है। मैं आपको बहुत ज़्यादा एनकरेज करना चाहती हूँ कि आज राजकुमार जी ने भी एक बुक, आपको अगर अपनी इंडस्ट्री के बारे में समझना है तो बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी बुक ज़रूर पढ़िए। और मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपको ये प्रूव करके दिखाया है कि जिन चीज़ों के बारे में मैंने बात की है, हम उस जर्नी पे ऑलरेडी काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। तो वो सबके लिए पॉसिबल है। मैं आपको सिर्फ एक प्रूफ देना चाहती थी कि जो लिखा है वो सच है। अपनी इंडस्ट्री का पोटेंशियल समझिए और उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए, बिकॉज एक अनपैरेलल्ड लाइफ हम सबके लिए पॉसिबल है। हियर इज अंकुर। ऑसम। जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है ना, ओवर द इयर्स हमारे सोचने के तरीके बदलते जाते हैं। जैसे जिस तरह से हम 1998 में सोचते थे, उस तरह से हम 2008 में नहीं सोचते थे, और जिस तरह से हम 2008 में सोचते थे वैसा 2018 में नहीं सोचते हैं। आपने देखा होगा, हम जिस तरह का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो बदल रहा है, जिस तरह से 10th क्लास का एग्ज़ाम होता है वो बदल रहा है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदल रहा है, टीवी पे जिस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं वो बदल रहे हैं, मूवीज़ जिस तरह की फिल्में बना करती थी 20 साल पहले और जिस तरह की आज बनती हैं उनमें बहुत बदलाव आया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिज़ायरेबल हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको लगता है कि शायद बिगड़ गई हैं, पर नेट मुझे लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें टाइम के साथ साथ बेटर होती जाती हैं। वो बात अलग है कि हम पुराने से हमें बहुत लगाव होता है, पुराने से हमें बहुत प्यार होता है और हम हमेशा रोमांटिसाइज करते हैं कि वाह पहले सब अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पहले लोग थे वो क्या हंसते थे, खुश रहते थे हमेशा, कि वो भी रोते रहते थे? खुश रहने वाले तब भी खुश रहते थे, रोने वाले तब भी रो रहे होते थे। इट इज़ ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन एवोल्यूशन और ग्रोथ हमेशा बेटर की तरफ जाती है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ को हमेशा बेटर करते रहना चाहते हैं। एनीवेज, जिस तरह से हम अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं वो भी बदलता जा रहा है। एक टाइम था जब हमारे पास सिर्फ 10 ही प्रोडक्ट्स थे और हम हर एक आदमी को सारे प्रोडक्ट्स दिखाया करते थे, लेकिन अब हमारे बिजनेस में 150 प्रोडक्ट्स हैं, उससे भी ज़्यादा हैं। हम सबको सब चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा सेग्रीगेशन करना पड़ता है कि क्या इनका इंटरेस्ट हेल्थ केयर में है, कि क्या ये स्किन केयर में इंटरेस्टेड है, क्या ये होम केयर के कस्टमर बन सकते हैं। क्योंकि अगर हम उनको सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें किसी भी चीज़ का कस्टमर नहीं बना पाएंगे। हमें थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचना पड़ता है कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सेम तरीके से पहले हमारे लिए सारे लोग एक से थे, हम सभी को कस्टमर बनाना चाहते थे या हम सभी को पार्टनरशिप ऑफर करना चाहते थे, पार्टनर बनाना चाहते थे, और हमें लगता था जो पार्टनर बनेगा वो प्रोडक्ट्स यूज़ करेगा, जो प्रोडक्ट्स यूज़ करेगा वो बाद में कभी ना कभी हमारे साथ बिजनेस करेगा। अल्टीमेटली तो रास्ता एक ही है और बात भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों के सोचने का तरीका और क्या उन्हें पसंद आता है और क्या उन्हें उतना पसंद नहीं आता है वो बदल रहा है।
अगर आप 24 ईयर ओल्ड्स 24 साल 25 साल 26 साल के लोगों को अप्रोच करेंगे तो जो चीज़ें शायद आपको 52 पर पसंद आती हैं वो 22 पर वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लाइक्स और डिसलाइक्स बदलते जा रहे हैं। शायद आप 4 घंटे बैठ के एक चीज़ सुन सकते हो, लेकिन शायद वो वही चीज़ 40 मिनट में सुनना चाहते हैं। आपको शायद लगता है कि ठीक है सब लोग सब कुछ कर सकते हैं, पर शायद उनका सोचने का तरीका है नहीं, हमें अपने तरह के दोस्तों के साथ रहना है, अपने तरह के लोगों के साथ रहना है। और ये जो माइंडसेट का शिफ्ट है ना, ये हमारे बिजनेस में भी रिफ्लेक्ट करता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए जिस तरह से हम चीज़ों को करते हैं वो भी हल्की 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 मॉडिफाई होती जाती हैं। और इसीलिए जो लोग हमारे साथ 6 साल 7 साल 8 साल पहले बिजनेस में आए थे, कई बार अगर वो सडनली 6 साल के लिए गायब हो जाएं और अभी बिजनेस में वापस आए एकदम से, तो उन्हें लगेगा कि कुछ चेंज आ गया है, कुछ अलग बात हो रही है, थोड़ी सी कुछ अलग अप्रोच हो गई है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट लाइंस चेंज हो गई हैं। एज अ कॉर्पोरेशन उनका अप्रोच मार्केट को लेकर, बिजनेस को लेकर बदलता जा रहा है। जिस तरह से वो गवर्नमेंट को अप्रोच करते थे, जिस तरह से वो लोगों के सामने अपना फेस प्रेजेंट करना चाहते थे, वो बदलता जा रहा है। तो सेम तरह से हमें अपने बिजनेस को भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर हमें इन द टाइम्स रहना है। मेरा ड्रीम हमेशा है कि मैं जब भी स्पॉन्सरिंग करूं और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जब भी नया ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हो, न्यू ब्लड आए, वो हमेशा 22 to 28 30 इयर्स ओल्ड ही हो। मैक्सिमम 25 से 35, 25 से 35 साल। जस्ट बिकॉज मैं अगर 50 साल का हो गया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब 50 साल वालों को ही बिजनेस में लाना चाहता हूं। नहीं, मैं अगर 38 का हूँ, 38 का हूँ, तो मैं 38 वालों को नहीं लाना चाहता हूँ। लेकिन वो सबसे आसान काम है। क्यों आसान है? क्योंकि मेरी दोस्ती उनसे ही है, मेरा एसोसिएशन भी वही लोग हैं। लेकिन अगर मुझे अपने बिजनेस को यंग रखना है और फॉरएवर ग्रोइंग रखना है, तो मुझे उस गोल्डन पीरियड में रहना पड़ेगा, बेल कर्व में, जैसे बिल ब्रेट कहते हैं, 25 से 35। लेकिन अगर मुझे 25 से 35 में रहना है ना, तो मुझे 25 से 35 वालों की तरह सोचना पड़ेगा। अगर मैं 55 की तरह सोचता हूं तो मैं 25 वाले को अट्रैक्ट नहीं कर सकता हूं। तो कुछ चीजें जिनके बारे में बात करूंगा आज, हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी रेवोल्यूशनरी हो और हो सकता है आपको थोड़ी सी नई लगे। अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हो इस बारे में जो मैं बात कर रहा हूं, तो अपने आप अपलाइन से चेक करें, और जो आपके अपलाइन कहते हैं दैट इज द राइट थिंग टू डू। क्योंकि आपके अपलाइन को आपकी सिचुएशन, आपका एनवायरनमेंट मुझसे ज़्यादा पता है। और ये सिर्फ मेरे पे वैलिड नहीं है, जितने भी स्पीकर्स की बातें आपने आज सुनी, आप जब भी किसी की स्पीकर की बात सुनते हैं स्टेज से या सीडी से, हमेशा वो जेनरिक होती है, वो टारगेटेड नहीं होती है आपके लिए। लेकिन आपकी लाइफ तो स्पेसिफिक है ना, वो तो जनरल नहीं है ना। इसलिए आप जब भी कोई भी चीज़ सीखते हैं या सुनते हैं, आपका पहला काम है फंक्शन के बाद अपने काउंसलिंग अपलाइन से मिलना और उनसे पूछना, आज मैंने ये नई चीज़ें सीखी और मैं ये अप्लाई करना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है? अगर वो कहते हैं हाँ करो, दैट्स द राइट थिंग टू डू। पर अगर वो कहते हैं नहीं, इसको अभी छोड़ दो, इसको हम बाद में अप्लाई करेंगे, ये वालों को तुम अप्लाई कर सकते हो, गो अहेड एंड डू दैट। क्योंकि हमारे बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको पता है क्या है? लेटेस्ट फैशन ट्रेंड फॉलो करना। हम हर फंक्शन में अपना सोचने का तरीका बदल देते हैं। तो हम समर कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो कोई कहता है कि 3 लेग पे काम करेंगे, हम 3 पे काम करना शुरू कर देते हैं। हम अगले मीटिंग में जाते हैं तो कोई कहता है 500 पीवी करेंगे, तो हम 500 पीवी पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। हम अगली मीटिंग में जाते हैं, कोई कहता है कि 200 पीवी करना चाहिए, हम 200 का गोल बना लेते हैं। लेकिन उससे कंसिस्टेंसी नहीं आती हमारे बिजनेस में। इसलिए हम सुने सब कुछ, सीखे सबसे, लेकिन अप्लाई वो करें जहाँ पर हमारा अलाइनमेंट हो अपने मेंटर के साथ। मेंटरशिप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सक्सेस के लिए। अदरवाइज हम इधर से उधर गोते ही खाते रहेंगे। ओवर द इयर्स लैंग्वेज बदलती है, भाषा बदलती है। जो चीज़ें कुछ टाइम पहले फैशन में थी ना, वो फैशन से चली जाती है, यानी कि उनकी अपील खत्म हो जाती है। जैसे बिजनेस एक बड़ा अच्छा वर्ड हुआ करता था कुछ साल पहले, लेकिन आजकल जब मैं यंग लोगों को बिजनेस कहता हूँ ना, तो दे डोंट गेट वेरी अट्रैक्टेड टू द वर्ड। मैं उन्हें कहता हूँ आप अपना वेंचर रन करना चाहते हो? कहते हैं हाँ जरूर रन करना चाहते हैं। आप अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं? नहीं, मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है। बड़ा सरप्राइजिंग है, मतलब मुझे अजीब लगता है कि मेरे लिए दोनों चीज़ें बराबर हैं, क्योंकि मैं बिजनेस वाले टाइम से हूँ। लेकिन आई सी अ चेंज। जब मैं किसी को बोलता हूँ ना कि ये प्रॉस्पेक्ट है हमारा, इसका मतलब हम इसे कुछ बेचना चाहते हैं, इसे कुछ हम सेल करना चाहते हैं। प्रॉस्पेक्ट, समझ रहे हैं आप?
मैं किसी का प्रॉस्पेक्ट नहीं बनना चाहता, मतलब कोई मुझे कुछ बेचना चाहता है, मैं किसी को दुनिया में पसंद नहीं कि कोई उन्हें कुछ आकर बेच कोई अगर आपको आगे कुछ बेचता है, इसका मतलब है वो आपका एडवांटेज ले रहा है, आपका फायदा उठाना चाह रहा है, आपसे पैसे लेना चाहता है. Nobody likes that these days. लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि he is a candidate for being in business with us, ये हमारे साथ बिजनेस करने के लिए कैंडिडेट है, तो वो हमारे साथ क्वालिफाई करना चाहता है, वो हमारे साथ बिजनेस में आना चाहता है, तो एक शिफ्ट आ रहा है. मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये पता नहीं आप अपने एनवायरनमेंट में नोटिस कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन मेरे एनवायरनमेंट में एक शिफ्ट आ रहा है, और वो शिफ्ट आप तक जरूर पहुंचेगा अगर आप यंग लोगों के साथ काम कर रहे हैं. हम एक एसेट बिल्ड करना चाहते हैं. एसेट मतलब क्या होता है? एसेट मतलब एक घर, एक जो किराया देता है, एक फैक्ट्री जो प्रोडक्ट बनाती है और आपको कंटिन्यूसली पैसा देती है, एक किताब आपने लिखी है जो बिकती रहती है और आपको रॉयल्टी देती है, सब एसेट्स हैं. हम एक पीपल बेस्ड एसेट बिल्ड कर रहे हैं. पीपल बेस्ड एसेट मतलब हमारे यहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, हमारे यहाँ लोग हैं. ये जो पीपल्स नेटवर्क है, ये हमारा एसेट है. और ये एक नया कॉन्सेप्ट है, आज तक एसेट होता नहीं था ऐसा. आज तक तो हमेशा बिल्डिंगें और दिखने और छूने वाली चीज़ों को एसेट कहा जाता था, लेकिन उनकी वैल्यू कम होती जा रही है. और मार्क ज़करबर्ग जैसे लोग जिनकी बिल्डिंग फैक्ट्री शायद दिखती भी ना हो, वो अरबपति और खरबपति बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक पीपल्स एसेट है. हम भी एक पीपल्स एसेट, एक नेटवर्क क्रिएट करना चाह रहे हैं. जिस तरह से एक अच्छी बिल्डिंग कौन सी है जो आप अपने बच्चों को दे सकें, जो आपके बच्चों के बड़े होने तक गिर ना जाए, जिसका हालत इतना खराब ना हो जाए, जिसकी हालत कि आपके बच्चे उसमें कमाने से ज्यादा रिपेयर करने में पैसा लगाते रहें, वो अच्छी बिल्डिंग है. सेम तरीके से अगर एक पीपल बेस्ड एसेट है, एक नेटवर्क, पीपल्स नेटवर्क बेस्ड एसेट है, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो ईंट गारा सीमेंट स्टील नहीं है, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है लोग. अगर वो लोग यंग होंगे, एक्साइटेड होंगे, मोटिवेटेड होंगे और एजुकेटेड होंगे, तो वो एसेट लंबा चलेगा. अगर वो जो पीपल्स नेटवर्क एसेट है उसमें जो लोग होंगे वो आलसी होंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन, हर चीज़ पोस्टपोन करते होंगे, उनकी तबीयत हमेशा खराब ही रहती होगी, उनकी एज शायद बहुत ज़्यादा होगी, सारों की एक्सेप्शंस हमेशा होंगे, तो वो जो एसेट है वो बहुत टाइम तक नहीं चल पाएगा. मानते हैं आप? इसका मतलब है वो जो एसेट का बिल्डिंग ब्लॉक है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. ठीक बात है. मैं एक और शिफ्ट देख रहा हूँ अपने चारों तरफ. जो क्वालिटी लोग होते हैं ना, उनको फ्री चीज़ें पसंद नहीं आती हैं. उनको लगता है फ्री मतलब बेकार होगा यार, इसीलिए फ्री है. मतलब कहीं से कुछ फ्री मिलता है वो तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो फ्री के लिए मेहनत उनको अट्रैक्ट नहीं करता है. फ्री उनको लगता है कि कोई चीज़ अगर महंगी है ना तो इसमें कुछ तो है जो बेटर है, और उसकी वैल्यू उनके दिमाग में बढ़ने लगती है. अगर कोई चीज़ करना मुश्किल है, उन्हें लगता है कि ये डिज़ायरेबल है. अगर कोई चीज़ हर आदमी कर सकता है तो उन्हें लगता है ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो सब कर सकते हैं, मुझे नहीं करना. क्या आपने देखा अपने बच्चों में ये ट्रेंड? उनका सोचने का तरीका ऐसा होता जा रहा है. दे वॉन्ट एक्सक्लूसिव थिंग्स, दे वॉन्ट समथिंग अ लिटिल बेटर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ज़्यादा. ये एक और ट्रेंड है जो मैं अपने दिमाग में ऑब्जर्व कर रहा हूँ. मैं एक दो चीज़ें और देख रहा हूँ. मैं देख रहा हूँ अपने चारों तरफ कि एक्चुअली हम इस बिजनेस में करना क्या चाहते हैं. मैं थोड़ी सी डिसजॉइंट बातें कर रहा हूँ, पर मैं आपके लिए इनको कनेक्ट करूँगा टुवर्ड्स द एंड. अल्टीमेटली हम करना क्या चाहते हैं? हमें पैसे किससे आते हैं? क्या हमें लोगों को लाने से पैसे आते हैं? नहीं. हम चाहे 1000, 10,000, 1,00,000 लोगों को अपने बिजनेस में ले आए, हमें पैसा नहीं आएगा, जीरो पैसा आएगा, क्योंकि हम मनी चेन स्कीम नहीं है. हमारा बिजनेस लोगों को लाने का बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस है. मतलब हम टर्नओवर जितना ज़्यादा क्रिएट करेंगे, मैन्युफैक्चरर उतना प्रॉफिट हमें देने के लिए तैयार है. टर्नओवर कैसे आता है? या तो लोग यूज़ करते हैं, या जिनको हम कस्टमर बनाते हैं वो यूज़ करते हैं, एंड कंज्यूमर. किसी को तो यूज़ करने पड़ेंगे ना प्रोडक्ट्स, तो हमें कस्टमर्स क्रिएट करने. हम कितने कस्टमर्स से डील करना चाहते हैं? हम एक्चुअली 5 लाख, 5 करोड़ कस्टमर्स बनाना चाहते हैं. हम 50,000 कस्टमर्स बनाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे कस्टमर्स से हम अकेले डील नहीं कर सकते. मैं कैसे सर्विस करूंगा उनको? मुझे सुपरमार्केट खोलना पड़ेगा, मॉल खोलना पड़ेगा, हजारों एम्प्लॉइज को लगाना पड़ेगा, ट्रक, डिलीवरी वैन, फैक्ट्री, बहुत सारे तामझाम करने पड़ेंगे. वो मैं करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए. मेरे लिए ज़्यादा आसान तरीका है कि 50,000 कस्टमर्स अगर मुझे क्रिएट करने हैं, तो 50,000 कस्टमर क्रिएट करने की जगह मैं सिर्फ 50 ही कस्टमर क्रिएट करूं. उनको मैनेज करना मेरे लिए आसान है, लेकिन उसके जगह पर मैं 1000 और पार्टनरशिप्स क्रिएट कर लूं और उनको सिखा दूं कि 50 कस्टमर्स को हैंडल कैसे करना है, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा. जो लोएस्ट लेवल है काम करने का,
जो काम करने का लोएस्ट लेवल है, लोएस्ट लेवल समझते हैं, मजदूरी वाला काम, वो है कुछ बेचना। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो लोएस्ट लेवल ऑफ ऑपरेशन है। जब एक घर बनता है तो जो मजदूर काम करता है वो लोएस्ट लेवल ऑफ ऑपरेशन है, सबसे कम पैसा वो कमाता है, क्योंकि वो बेचेगा, जब तक बेचेगा पैसा आएगा, जिस दिन बेचना बंद कर देगा पैसा आना बंद हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? क्या वो लेबर जरूरी नहीं है? सबसे मैंडेटरी है वो, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, वो बिल्डिंग ब्लॉक है उस बिल्डिंग को बनाने का। लेकिन एक लेवल और ऊपर जाना है तो बेचना तो मुझे आना चाहिए, लेकिन अगर मैं 10 लोगों को बेचना सिखा दूं तो मेरे बेचने की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि जो मुझे आता था मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब उतने ही 1 घंटे में जिसमें मैं बेचता था, उस 1 घंटे में मुझे 10 गुना ज्यादा पैसा आ सकता है, क्योंकि मैंने 10 लोगों को वही चीज सिखा दी। मुझे एक लेवल और ऊपर जाना है अगर, तो मैं इन 10 लोगों को सिखा दूं कि 10 लोगों को सिखाते कैसे, मैं इनको मेंटर करना शुरू कर दूं। अब मैं और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। अब मुझे 1000 गुना या 100 गुना पैसा आ सकता है, क्योंकि मैं 1 ही घंटा लगाऊंगा, लेकिन उसका जो रिपल इफेक्ट है वो 100 गुना हो जाएगा। और अगर मुझे उससे भी ऊंचे लेवल पर जाना है तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि बस मैं मोटिवेट करूं, मैं बात करूं और वो मेंटर करना शुरू कर दें, वो टीच करना शुरू कर दें और वो सेल करना शुरू कर दें। अमेजिंग हो जाएगा। तो होगा लेवरेज। लेवरेज मतलब मैंने जरा सा किया और आउटपुट इतना सारा यहां पर निकल के आया। दैट इज द पावर ऑफ अ नेटवर्क। उसी को नेटवर्क कहते हैं। तो मैं दिन में 8 घंटे बेच सकता हूं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन लीनियर इनकम है, जितना प्रोडक्ट बिकेगा उतना पैसा आएगा। मैं 8 घंटे में से 2 घंटा बेच सकता हूं, 6 घंटा सिखा सकता हूं, गेम चेंज हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम कैसा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें हमारा काम कितना हो और आउटपुट कितना हो। जब आप 6% होते हैं ना, आपका 100% टर्नओवर आपके एफर्ट से आता है, आपके सेल से। क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट किसी को दिया तो पैसा आएगा, आपने प्रोडक्ट नहीं दिया तो पैसा नहीं आएगा। जब तक आप प्लैटिनम जाते हैं तो शायद 300-400 पीवी आप करते हैं, बाकी 9700 पीवी एक ऑर्गेनाइजेशन से आता है। इसका मतलब है कि आपका कंट्रीब्यूशन आपके टर्नओवर में कितना रह गया? 4%। पहले कितना था? 100%। अभी कितना हो गया? 4%। जब तक आप एमरल्ड जाते हैं, आप खुद तो 300-400 पीवी करते हैं ना, लेकिन अब आप मेंटर कर रहे हैं लोगों को, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना है टोटल टर्नओवर में? मुश्किल से 0.5%, जो आप खुद कर रहे हैं। क्रिएट तो सब आपके कारण ही हो रहा है, पर खुद आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ 0.5% है। जब तक आप डायमंड और फाउंडर डायमंड जाते हैं, आपके एफर्ट से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है पूरे टर्नओवर में, वो कितना होता है? 0.01%। यह है पावर ऑफ अ नेटवर्क। लेकिन अगर इसको क्रिएट करना है तो हमें कुछ सॉलिड क्रिएट करना पड़ेगा। हमें ऐसा कुछ क्रिएट करना है जो हमारे बाद भी चलता रहे, जिसे हम लेगेसी बना के अपने बच्चों को दे पाएं। आज बिजनेस में ऐसे लोग हैं जो 3rd जनरेशन है, मतलब जिनके दादाजी ने बिजनेस स्टार्ट किया था 1960s में, उनका बिजनेस इतना बड़ा था कि उनके बच्चे संभाल पाए, बेटे, और उनका बिजनेस इतना बड़ा हुआ कि अब उनका पोता संभाल रहा है उस बिजनेस को, सेम बिजनेस को जो उन्होंने किया था, और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इतना मैसिव बिजनेस है और वो ग्रो होता जा रहा है। आपको और हमें ऐसा बिजनेस क्रिएट करना है। पर अगर हमें और आपको ऐसा बिजनेस क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किस तरह के लोगों को हम बिजनेस में लाना चाहते हैं और हम ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये 2 चीजें हमें सोचनी जरूरी है। हम या तो नोन लोगों के साथ बिजनेस बिल्ड करते हैं या अननोन लोगों के साथ। आपका बहुत छोटा बिजनेस नोन लोगों के साथ आएगा, जिनको आप जानते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी। सिर्फ आपका 10 से 20% बिजनेस वहां से आएगा। किसी के लिए भी वो लिस्ट खत्म हो जाती है बहुत जल्दी। आपका 80% बिजनेस हमेशा अननोन लोगों के साथ आएगा, जिनको आप जानते नहीं हैं, जिनसे आपको नए कॉन्टैक्ट बनाने पड़ते हैं, नई रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ती है। वहां से आपका 80% बिजनेस आएगा। ये मेरे लिए भी ट्रू है, आपके लिए भी ट्रू है। आप किसी भी डायमंड को अगर बुलाएंगे तो आपको ये बताएंगे कि उनके 6 में से 1 या 2 लेग उनकी ए लिस्ट में से थे, पर बाकी उनके 4 या 5 लेग, या उनके ऑर्गेनाइजेशन में अगर 1000 लोग हैं तो शायद थोड़े से लोग ए लिस्ट के हैं, पर बाकी सारे लोग ऐसे हैं जो कि किसी के थ्रू रेफरेंस मिला, अननोन लिस्ट से उन तक पहुंचे। तो इन लोगों को हम बिजनेस में कैसे लाएं, हमें सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, थोड़ा सा आपको उसको समझ में आएगा। लेट अस से कि मेरी बहन है एक, और उसके लिए हम एक लड़का ढूंढ रहे हैं।
और जितने हमारे रिलेटिव्स हैं, ए लिस्ट हमने ख़त्म कर दी, अब हम सी लिस्ट पे आ गए। लड़का नहीं मिला ए लिस्ट में, तो रिश्तेदारों से कोई नहीं मिला, ज़्यादातर ऐसा ही होता है आजकल। तो मेरे डैड ने कहा कि तुम तो सॉफ्टवेयर में काम करते हो, तुम अपने ऑफिस में किसी लड़के को क्यों नहीं ढूंढते हो? अच्छा लड़का कोई ढूंढो अपनी कास्ट का, बहन के लिए। तो मैं कहूँगा ठीक है, वाई नॉट। और मुझे दिखता है कि एक लड़का है जिसने अभी ज्वाइन किया है, मुझसे 2-3 साल जूनियर, और हमारी कास्ट का है, अच्छा हो सकता है। आपको क्या लगता है मुझे क्या कहना चाहिए जाके उससे? अगले दिन ऑफिस में जाके सिस्टर की पिक्चर दिखानी चाहिए, पूछना चाहिए शादी करेगा क्या इससे? नहीं, थोड़ा ऑकवर्ड है ना, क्योंकि टू सडन हो गया। जैसे वहां पर अजीब लग रहा है ना, ऐसी बिजनेस में भी थोड़ा अजीब है। अगर एकदम से हम किसी को जाके बोले बिजनेस करोगे क्या, थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस है। तो मैं क्या करूँगा, टिपिकली सबसे पहले मैं उससे मिलूंगा, हल्का सा इंट्रोडक्शन करूंगा कि अरे हम रोज़ एक दूसरे को देखते हैं, हमारी कभी बात नहीं हुई है, मेरा नाम अंकुर है, तुम्हारा नाम क्या है, हमारी पहली बार बात होगी। उससे अगले दिन मैं साथ में लंच टेबल पे भी बैठूंगा, शायद बैठ के थोड़ी सी बात करूंगा, तुम कहाँ से हो, तुम इससे पहले कहाँ पर थे, कौन सी कंपनी में थे, तुम क्या करते थे, यहाँ कैसा लग रहा है, आगे का क्या प्लान है, इनडायरेक्टली पूछूंगा। अगर वो मुझे बोलता है कि मैं अभी पीएचडी करना चाहता हूँ, अभी तो मैं जॉब में आ गया हूँ, लेकिन एक्चुअली तो मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, अभी तो मेरे बहुत सारी पढ़ाई करनी है मुझे, तो क्या आपको लगता है कि मैं आगे बात बढ़ाऊंगा या ज़्यादा आगे बात करूँगा? नहीं करूँगा, क्योंकि इनडायरेक्टली मुझे समझ में आ गया कि ये मेरी बहन के लिए सही रिश्ता नहीं है। ये मेरा दोस्त अच्छा हो सकता है, बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं, हम बैडमिंटन खेल सकते हैं, हम साथ में घूम सकते हैं, लेकिन बहन के लिए रिश्ता शायद सही नहीं है। पर अगर वो बोलता है कि अरे बहुत बढ़िया है, मेरा ड्रीम जॉब है ये, इनफैक्ट मैं पिछले 3 कंपनीज में जॉब कर चुका हूँ और यहाँ आके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, तो मुझे क्या समझ में आएगा, ही इज स्टेबल। तो अब मेरे दिमाग में एक टिक मार्क और जाएगा कि इससे आगे मैरिज पार्टनरशिप की बात की जा सकती है, क्योंकि इसकी लाइफ में ये कुछ देख रहा है। और मैं उसे इनडायरेक्टली ये भी पूछ सकता हूँ, तो क्या शादी वादी का प्लान नहीं है क्या? उसे नहीं पता है कि मेरी सिस्टर है, पर मैं इनडायरेक्टली पूछ रहा हूँ, बहुत ही कैजुअली, क्योंकि मैं 2 बार मिल चुका हूँ। और वो मुझे बोलेगा कि हाँ एक्चुअली देख तो रहे हैं, अब दैट पुट्स मी टिक मार्क इन माई माइंड। मैं अपने डैड को बताऊंगा कि ये इंटरेस्टेड है लड़का, तो ओपन है अभी। डैड बोलेंगे ठीक है, बात आगे करो। तो मैं अगले दिन उससे क्या बात करूंगा जाके, मैं उसे बोलूंगा मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ स्पेसिफिक बात करनी है, लेकिन अभी यहाँ पर ऑफिस क्यूबिकल में नहीं हो पाएगी, हम शाम को करेंगे, देयर इज समथिंग आई वांट टू टॉक। बोलेगा ठीक है श्योर, बड़ा नेचुरल है कॉन्वर्सेशन, कोई बहुत अजीब नहीं लग रहा है उसको, एकदम से झटके से कुछ हो गया, एकदम से कहीं से कोई आ गया। और मैं उससे ऑफिस के बाद शायद मिलूंगा और मैं उसे बताऊंगा कि एक्चुअली हम अपनी सिस्टर के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और तुमसे मिलके मुझे अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे डैड और तुम्हारे डैड आपस में बात करें। और हो सकता है वो बोले कि मैं आपकी सिस्टर की फ़ोटो देखना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है मैं कौन सा फ़ोटो दिखाऊंगा? मेरे घर में एक एंगेजमेंट हुई थी, उसमें मेरी सिस्टर ने एक डांस परफॉर्मेंस किया था, क्योंकि वो बहुत अच्छी डांसर है, वो वीडियो दिखाऊंगा क्या उसको? नहीं दिखाऊंगा ना, इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा थोड़ा सा। मैं उसे एक फॉर्मल पिक्चर दिखाऊंगा, फॉर्मल कपड़ों में, कि ये फोटो है, ये एक्चुअली कैजुअल फोटो है पिछले एक फंक्शन की, पर तो बोलेगा ठीक है, आई थिंक आई कैन कनेक्ट यू विद माई फादर। और वो आपस में बात करेंगे और एक फॉर्मल मीटिंग सेटअप होगी जहाँ पर लड़का लड़की आपस में शायद मिलेंगे। मिलते ही क्या, अगर हमें पसंद आ गया तो उसी दिन हम वहीं के वहीं बोल देंगे क्या शादी पक्की है, अभी एंगेजमेंट कर देते हैं? नहीं, टिपिकली ऐसा नहीं होता है ना। टिपिकली कैसा होता है, हम कहते हैं हमें सब अच्छा लगा, हम अब घर जाके आपको कॉल करेंगे। आप में से कितने लोग ये प्रोसेस के थ्रू जा चुके हैं अपने लिए, अपनी फैमिली में किसी के लिए? नॉर्मल है, हम घर जाके आपको कॉल करेंगे। अब एक्चुअली आपको भी पसंद है, एक्चुअली उनको भी पसंद है, पर थोड़ा पॉस्चर उन्होंने रखा है, थोड़ा पॉस्चर आपने रखा हुआ है। शाम को आप कॉल करेंगे बाद में, क्योंकि दैट इज हाउ इट इज टिपिकली डन। आप उन्हें कॉल करके बताएंगे कि हाँ एक्चुअली सब ठीक है, लेकिन लड़का लड़की एक और बार मिलना चाहते हैं, उनके थोड़े क्वेश्चंस हैं आपस में। ठीक है, एक और मीटिंग होगी इनफॉर्मली, वो आपस में मिलेंगे, उनके कुछ क्वेश्चंस होंगे, शायद वो आंसर हो जाएंगे, वो कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, वो थोड़ी सी क्लियर भी बातें करना चाहते हैं। और बातें क्लियर करना इस टाइम पे बड़ा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर लड़की बोलती है कि मुझे जॉब शादी के बाद ज़रूर करना है, और लड़का बोलता है कि नहीं जॉब तो मैं, जॉब वाली लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता, तो ये डिस्कशन तो अभी होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि शादी करना तो बड़ा आसान होता है, माचिस की तिल्ली जलाई, 7 चक्कर लगाए, हो गई शादी।
मतलब समझ रहे हैं आप। लेकिन डिवोर्स करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। आप फिर से जला के उल्टा घूम के डिवोर्स नहीं कर सकते हैं। डिवोर्स करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है और बहुत पेनफुल भी होता है हमेशा। तो इट इज़ बेटर कि शादी के पहले ही सोच लिया जाए, शादी के बाद फिर से ना सोचा जाए। हो सकता है लड़की के दिमाग में हो कि लड़का नॉनवेज ना खाता हो, लड़का बोलता है नहीं नॉनवेज तो मैं खाऊंगा, लड़की कहती है फिर तो मैं नहीं शादी कर सकती, तो लड़का कहता है नहीं नहीं तुम ज़्यादा पसंद हो मुझे नॉनवेज से, नॉनवेज में छोड़ दूंगा। नेगोशिएट हो गया ना थोड़ा सा। लेकिन ये सारी बातें जितनी ज़्यादा पहले क्लियर हो जाती हैं उतना अच्छा रहता है, क्योंकि पॉस्चर शादी के पहले ही हो सकता है, शादी के बाद तो सिर्फ एक्सेप्टेंस हो सकती है, पॉस्चर नहीं हो सकता है। सही बात है। और उसके बाद एक पॉइंट इन टाइम आएगा जब आप कहते हैं कि हमें सब ठीक लग रहा है, व्हेन कैन वी फिक्स अ डेट फॉर एंगेजमेंट, और आप एक एंगेजमेंट करते हैं। वो एंगेजमेंट और मैरिज के बीच में भी जो टाइम होता है उसमें आप केयरफुल रहते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी रिलेशनशिप वहां नहीं पहुंची जहां पर होनी चाहिए, और फिर हो जाती है शादी। क्या आप एक ही लड़की से मिलते हैं, एक ही बार ये सब करते हैं और शादी कर लेते हैं? अगर कोई करना भी चाहता है तो मुझे क्या बोलते हैं, अरे भाई 5-6 से मिल तो ले, तू मत करना, भले ही सबसे अच्छी लग रही है ना कोई बात नहीं, पर तू मिल ले 5-6 से। मतलब मैं अरेंज मैरिज कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, आप मिसअंडरस्टैंड मत करना। क्यों बोलते हैं? जिससे कि दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। और मैरिज पार्टनरशिप दुनिया की सबसे सॉलिड पार्टनरशिप है, ये मानते हैं आप, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। जब हम किसी को बिजनेस में लाते हैं ना, वो भी एक पार्टनरशिप है, और उसका उतना ही सॉलिड होना जरूरी है जितना कि एक मैरिज पार्टनरशिप का होना जरूरी है। और वो पार्टनरशिप भी अगर सॉलिड नहीं होती है ना, उसका डिवोर्स भी उतना ही पेनफुल होता है, आपको उतना ही खराब लगता है जितना वो मैरिज पार्टनरशिप का होता है। बस एक ही फर्क है कि शादी आप एक ही बार करते हैं, यहाँ पर आपको 12 बार शादी करनी है। आपको 12 लेग चाहिए ना, या 6 लेग, अगर आपका 6 लेग का गोल है ईगल, या 9 लेग ईगल प्लस, या 12 लेग डबल ईगल। लेकिन अगर आपको ये 12 पार्टनरशिप्स करनी है तो आप जल्दी में नहीं करना चाहते, क्योंकि जल्दी में कर लिया तो मतलब दोस्ती तो किसी से भी हो सकती है ना। दोस्ती में क्या है भाई, किसी दोस्त के साथ हम खाना खाना जाते हैं, किसी दोस्त के साथ हम घूमते हैं, किसी के साथ पिक्चर देखते हैं, कोई हमारे घर आता है, कोई हमारे फैमिली फ्रेंड होते हैं, कोई कॉलेज के दोस्त होते हैं, कोई स्कूल के दोस्त होते हैं। लेकिन वो पार्टनरशिप्स नहीं होती हैं। फ्रेंडशिप और पार्टनरशिप में फर्क है। जो हमारे कस्टमर है ना, वो हमारी फ्रेंडशिप जैसे हैं। जरूरी नहीं है कि वो टीचेबल हो, अकाउंटेबल हो, कम्युनिकेशन में हो, 9 कोर स्टेप फॉलो करते हो, हर मीटिंग में आते हो, गुड फॉर देयर वर्ड हो। जरूरी नहीं है। उन्होंने प्रोडक्ट लिया, हमने पैसे लिए, गेम ओवर। जरूरी थोड़ा ना हमें पसंद आए, अगली बार लेंगे, अच्छी बात है, नहीं लेंगे कोई बात नहीं। जब कोई हमसे प्रोडक्ट लेता है हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें पैसे आते हैं, प्रॉफिट आता है। जब हम किसी को पार्टनरशिप ऑफर करते हैं, कुछ पैसे आते हैं क्या? हमें नहीं आते हैं पैसे, कुछ नहीं आता है। जब हम किसी को पार्टनरशिप ऑफर करते हैं ना, तो हम अपना कमिटमेंट ऑफर करते हैं कि हम अपना टाइम, पैसा, एनर्जी आपकी लाइफ में डालेंगे, आपको ग्रो करवाने के लिए, बाय मेंटरिंग यू। इसलिए जब हम कस्टमर बनाते हैं ना किसी को, हमें कोई चिंता नहीं है। हम हजारों कस्टमर बना सकते हैं, किसी को भी कस्टमर बना सकते हैं, प्रोवाइडेड वो कैश एंड कैरी करने को तैयार हो, पैसे भी देने के लिए तैयार हो, बस दैट्स इट। लेकिन जब हम किसी को पार्टनर बनाना चाहते हैं ना, तो हम थोड़ा सा फूक फूक के कदम रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कल आपको कोटा दे दे कि आप बस 12 लोगों को ही स्पॉन्सर कर सकते हैं, उससे ज्यादा स्पॉन्सरिंग अलाउड नहीं है आपको, आप सिर्फ 12 पार्टनरशिप्स ही क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहे जिसको करें। मान लीजिए आपने 5 तो आदत पुरानी पड़ी हुई है, 5 कस्टमर्स को आपने साइन अप कर दिया, 5 तो गए आपके स्लॉट, अब आप मैक्सिमम डायमंड प्लस ही जा सकते हैं, उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी खत्म हो गई आपकी। गलती से अगर आपने 2-3 और कर दिए, मौसी को, नाना जी को, चाचा को, 3 और गए, अब आप सिर्फ फाउंडर एमरल्ड हो सकते हैं और कुछ हो ही नहीं सकते। इमेजिन कीजिए अगर ऐसा होता तो क्या होता। आप बहुत केयरफुल होते ना। सेम चीज हम करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, क्योंकि किसी भी बिजनेस में दुकानें ज्यादा और कस्टमर कम ऐसा नहीं होता है। हर बिजनेस में दुकानें कम और कस्टमर ज्यादा होते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हमारे बिजनेस में बाय चांस ऐसा हो रहा था कि दुकानें ज्यादा थी और कस्टमर कम। अच्छा आइडिया नहीं है?
इसलिए हम पार्टनरशिप वहीं करना चाहते हैं जो सच में बिजनेस करना चाहता है, बाकी लोगों को हम कस्टमर स्टेटस ऑफर करना चाहते हैं। इनफैक्ट हम 95% लोगों को कस्टमर बनाएंगे क्योंकि कस्टमर से हमें प्रॉफिट है। हम सिर्फ 5% लोगों को अपना पार्टनर बनाएंगे क्योंकि पार्टनर जिसे हम बनाते हैं वहां पर हमें कमिटमेंट चाहिए, हमें रोज रोज ना सोचना पड़े अरे अब आएगा कि नहीं, अब समर कॉन्फ्रेंस आएगा कि नहीं, सीडी सुनेगा कि नहीं, अरे एसओपी करने के लिए फिर कन्विंस करना पड़ेगा, अरे 100 पीवी करेगा कि नहीं करेगा। आप इमेजिन कीजिए अगर आप ऐसी पार्टनरशिप्स क्रिएट करें सॉलिड, ऐसी 12 जो अपने आप हर फंक्शन में आए, अपने आप 2 तारीख को 100 पीवी कर ले, अपने आप स्टैंडिंग ऑर्डर पे आ जाएं, टिकट आपसे फंक्शन का जिस दिन आपके हाथ में आए उस दिन ले लें, तो आपका बिजनेस कैसा होगा? अच्छा होगा। आपको पता है मेरा ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम है ऐसा बिजनेस जिसमें कि मेरे प्लैटिनम 2 या 3 तारीख को महीने की 10,000 पीवी कर ले, बाकी 29 दिन वो बाकी 10,000 करने के लिए लगा है 20,000 के लिए। अच्छा रहेगा। पर वो पता है कब हो सकता है? जब हम सॉलिड लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं जो इस माइंडसेट से आए कि हमें बिजनेस करना है, और इसे हम कहते हैं क्वालिफिकेशन माइंडसेट। मैं आज इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि ये मिलेंगे कैसे, वो तरीका भी आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक पिक्चर दिखा रहा हूं कि एक ऐसा बिजनेस हो जिसमें अगर मैं एमरल्ड हूं तो मैं 5 तारीख को एमरल्ड हो जाऊं, अगर मैं डायमंड हूं तो मैं महीने की 5 तारीख को डायमंड हो जाऊं, बाकी 25 दिन मैं पीवी की चिंता नहीं कर रहा हूं, मंथ एंड की चिंता नहीं कर रहा हूं, टॉप अप पीरियड की चिंता नहीं कर रहा हूं। अमेजिंग होगा, बहुत अमेजिंग होगा। सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि हम कितने ज्यादा क्वालिटी के साथ काम कर सकते हैं। हम जितनी हाई क्वालिटी को लाएंगे, छांट के लाएंगे, हम उतना ज्यादा सॉलिड बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिजनेस डिफरेंट लेवल्स पर हो सकता है। एक वड़ा पाव बेचने वाला अपने ठेले से वड़ा पाव भी बेच सकता है, वो भी वड़ा पाव ही बेचता है, पर वो घर से जितना बना के लाता है बस उस दिन खत्म कर देता है। उसका गोल है जितने खत्म हो जाएंगे मैं घर चला जाऊंगा। वो लेवल 1 है वड़ा पाव का। वड़ा पाव का लेवल 2 दुकान, वहीं पे बनाता है, वहीं पे बेचता है। जब तक रॉ मटेरियल खत्म नहीं होगा, आलू खत्म नहीं होगा, बन खत्म नहीं होगा, तब तक वड़ा पाव बिकता रहेगा। रॉ मटेरियल खत्म, वड़ा पाव खत्म, लेवल 2। लेवल 3 गोली वड़ा पाव, फ्रेंचाइज है बैंगलोर में, पता नहीं यहाँ भी हो शायद। उसका काम है, वो उसका गोल है कि मैं जितने ज्यादा इंडिया में वड़ा पाव बेच सकूं बेचूं। मैं दूसरों को वड़ा पाव बेचना सिखाना चाहता हूं। और लेवल 4 मैं उसे कहता हूं मैकडॉनल्ड, यूएस का वड़ा पाव। 120 कंट्रीज में 22,000 आउटलेट्स हैं। उनका फोकस सिर्फ वड़ा पाव नहीं है, उनका बर्गर तो अच्छा होना ही है। उनका सारा फोकस है क्या हम सही लीडरशिप ला सकते हैं, क्या हम सही चीजें सिखा सकते हैं, क्या हम डुप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क हम क्रिएट करेंगे हमारे बर्गर्स अपने आप बिकते चले जाएंगे। ये माइंडसेट अगर आप ले आए लेवल 4 का, आप एक एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं इस बिजनेस में और आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू। आपको जो चीजें आपने सीखी हैं यहाँ पे, आपको उन्हें जाके अप्लाई करना है, क्योंकि पता है कल तक क्या होगा। अभी आपका जैसे आप बाहर जाएंगे ना, आपके ब्रेन का सिस्टम ऐसा धीरे धीरे नीचे जाएगा, और जैसे आप घर पहुंचेंगे ना वो ऐसा जाएगा नीचे, और कल ऑफिस पहुंचते ऐसे नीचे जाएगा। तो आपका एक ही गोल है कि ये इसको नीचे नहीं जाने देना है। आपको ये याद रखना है कि आज आपने कैसा फील किया था और क्या सीखा था, और आपको इसी लेवल पर रखना है। कल भी, मंडे भी, ट्यूसडे भी, वेंसडे भी, थर्सडे भी। जब तक आप अगले फंक्शन में नहीं आते हैं आपको इसको बचा के रखना है, क्योंकि आपका एसेट ये है, ये एसेट नहीं है आपका। अगर आपने इसको बचा के रखा, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप इस बिजनेस में चाहें और जो गोल सेट करें। सी यू ऑन द बीचेस एंड माउंटेन टॉप्स ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू।